सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ इब्तिदाई मुआहदे का मुसव्वदा जो है वो यूरेनियम के ज़खायर और अबनाए हुर्मत से मुतालिक शराइत मज़ीद सख्त करने का मुतालबा किया है। अब हम देख रहे हैं जवाब में ईरानी मुज़ाकरातकार कह रहे हैं कि जी जब तक ठोस नताइज नहीं मिलते डील नहीं होगी। आपके ख्याल में अमेरिका और ईरान में अभी तक बदगुमानी की जो सूरत हाल है वो कम क्यों नहीं हो पा रही है? जी बहुत शुक्रिया माहम और उज़ैर आपका। देखिए मेरा मानना ये है कि ओवरऑल जितना मुज़ाकरात को टाइम दिया गया है उस दौरान एक जो लार्जर जो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है वो अमेरिका और ईरान की हो चुकी है। लेकिन मसला ये है कि दोनों तरफ ज़ाहिर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ईरान पर प्रेशर इंटरनल भी है, जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक एक्सपेक्टेशन है, और जो एंटी गवर्नमेंट भी कुछ एलिमेंट है जिसने आपको याद होगा दिसंबर जनवरी में कुछ मुजाहरे भी हुए थे ईरान में, उनका बहुत बड़ा प्रेशर है। तो ईरानी गवर्नमेंट पर ये ऑब्लिगेशन है कि वो ये साबित करे अपने लोगों पर, दोनों साइड सेगमेंट्स को, कि हमने जंग नहीं सिर्फ जीती नहीं है बल्कि बहुत शिकस्त दी है बुरी तरीके से। अमेरिका बीइंग सुपर पावर, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कार्ड बहुत थोड़े रह गए। थोड़े से मतलब ये है कि मिलिट्री ऑप्शन उन्होंने करके देख ली 40 दिन तक, वो नतीजे नहीं हासिल कर सके, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब वो पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। वो समझते हैं कोई मेजरेबल वॉर ट्रॉफी कोई ऐसी टेंजिबल फॉर्म में मुझे दी जाए जिसको मैं अपने लोगों को, अपने वोटर्स को और ग्लोबली दिखा सकूं कि मैंने क्यों दुनिया को ऑलमोस्ट 4-5 महीने से हॉस्टेज बनाया हुआ है। तो उनको भी कोई चाहिए। हाँ, अब ऑप्टिक्स की जंग हो रही है, परसेप्शन की जंग हो रही है, नैरेटिव की हो रही है, और ऐसी क्रिएट की जा रही है सिचुएशन जिसके अंदर दोनों साइडें बता सकेंगे क्या है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके पास कार्ड वाकई कम होते जा रहे हैं। उनके पास लिमिटेड ऑप्शन इसलिए हैं कि मिलिट्री एक एक्शन, अगर एक और भी वो कैंपेन चला लें 10 दिन 15 दिन खुदा ना खास्ता, तो यहीं पे हम होंगे, यहीं से शुरू कर रहे होंगे। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ईरान ने जो रेजिस्टेंस दिखाई है उसमें कमी आएगी, बल्कि उन्होंने तो रिस्टोर किया है बहुत ज्यादा। तजिया नगार ये भी कहते हैं कि ऑलमोस्ट 70% जो डिस्ट्रक्शन हुई थी मिलिट्री हार्डवेयर की वो उन्होंने रीगेन कर दी है। तो आई थिंक मोर ऑफ ऑप्टिक्स है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को ये नहीं कोई ऐसी फीलिंग या परसेप्शन कंफर्म हो रही जिससे वो अपने, इसीलिए आपने नोट किया होगा कि पहले उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को भी ऐड कर दिया था इसी के साथ। उन्होंने समझा था कि कम से कम कुछ में वॉर ट्रॉफी अपने लोगों को, और खास तौर पर इसराइल की जो लॉबी ज़ायनिस्ट है वहां बहुत स्ट्रांग है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डील ना करना बेहतर है इस सिचुएशन में, बजाय इस तरह की डील करने में। तो ये एक प्रेशर माउंट हुआ हुआ है। तो हर चीज को वो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने लास्ट डिच मनूवर, ये लास्ट एज अ रिजॉर्ट अब्राहम अकॉर्ड को भी बीच में शामिल कर दिया। लेकिन ये भी मुझे लगता है ऑप्टिकली उन्होंने किया है। सही। खालिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप की आप बात करें तो उनका दावा ये भी है कि उन्होंने ईरान से ये यकीन दहानी ले ली है कि वो ना जोहरी हथियार बनाएगा और ना किसी से खरीदेगा। अस्करी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो क्या ईरान अब वाकई अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इतना बड़ा समझौता करने पर तैयार हो गया है, या ये दावा झूठा है? देखिए लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अमेरिका ने उस तरह बिहेव नहीं किया ट्रस्टेड पार्टनर की तरह किसी भी डील के अंदर। 2015 की JCPO कई दफा आप भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने भी कई दफा अर्ज किया। ट्रैक रिकॉर्ड यही है। मैं पहले भी कहा था कि 8 टन न्यूक्लियर इन्होंने प्रोग्राम अपना जो हैंड ओवर किया था मटीरियल 2015 के JCPO के तहत 8 टन दिया था उन्होंने। अब आप अंदाजा कर लें वो तकरीबन 98% इनका एनरिच मटीरियल था जो इन्होंने रूस को हैंड ओवर किया था तो कैस्पियन सी। जब वो दिया था उस वक्त 2015 में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3 साल बाद आके एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया था। तो अगर वो 8 टन देने के बाद भी अपने मुल्क को सर्वाइव या सिक्योर नहीं करा सके उस तरह अमेरिका के हाथों, या सेफ नहीं बना सके, तो अभी भी वही कोई गारंटी नहीं है। अभी तो सिर्फ 440 ग्राम न्यूक्लियर एनरिच मटीरियल है। तो आई थिंक ट्रैक रिकॉर्ड जो अमेरिका का है वो ट्रस्टेड नहीं है। दोनों दफा आपने मुज़ाकरात देखे हो रहे थे, उन्होंने हमला कर दिया। पिछले साल 2025 में भी जब वो कह रहे थे कि बड़े करीब पहुंच गए, इस दफा भी ओमानी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि हम साइन करने वाले हैं, यादगार एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, उसके बावजूद कंक्लूड नहीं हो पाया। तो आई थिंक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप को ये चाहिए कि वो अब कंक्लूड कर दें। कल मैं एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है स्टीवन वॉल्ट, उनका पढ़ रहा था, उन सजेशन थी और बहुत अच्छी मुझे लगी। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा था कि कट द लॉसेस एंड मूव फॉर द एग्रीमेंट जो आपका रह गया। कट द लॉसेस का मतलब यही है कि जो आपने नुकसान कर लिया है अब वो आप एक्सेप्ट कर लें और आगे चलें। मेरा ख्याल भी उज़ैर यही है जो आप बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास 2 ऑप्शंस हैं, एक बुरी डील और एक बहुत ही बुरी डील। तो आई थिंक अब उन्होंने चॉइस करना है कि डील कौन सी वाली करनी है। लेकिन अच्छी डील वाला जो लफ्ज है, मेरा नहीं ख्याल वो प्रेसिडेंट ट्रंप को ही कर सकते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। और खालिद साहब, हम देख रहे हैं मोडी एनालिटिक्स डेटा के मुताबिक इस जंग की वजह से अमरीकी सारिफीन पर $60 अरब का बोझ पड़ा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। तो क्या ये मुआशी दबाव सदर ट्रंप को ईरान के साथ जल्द डील करने पर मजबूर कर रहा है? जी माहम, बिल्कुल ये बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा था कि अमेरिका में भी ऑलमोस्ट प्राइसेस डबल हो जाएंगी। उनको यही इल्यूजन या डिल्यूजन या परसेप्शन एक दी गई थी कि 2 या 3 दिन के अंदर जब आप हमला करेंगे उसके बाद ईरानी लोग टेक ओवर कर लेंगे, जीत का ऐलान हो जाएगा। आपको याद होगा कि पहली जो स्पीच थी अनलीश करने के बाद, हमला करने के बाद, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 ही चीजें कही। एक, ईरानी लीडरशिप को एलिमिनेट किया था, इसीलिए शहीद किया गया था, एक वैक्यूम क्रिएट किया जाए। नंबर 2, आपने देखा था उन्होंने खुद ईरानी लोगों को इनवाइट किया कि आकर टेक ओवर कर लें हुकूमत। ये थी उनकी स्ट्रैटेजी, सिंपल। और मैंने पहले दिन ही जब ये हुआ था तो उसी वक्त अर्ज किया था, मैंने कोई प्रिडिक्ट नहीं किया था, मैंने कहा ये नॉन स्टार्टर है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। आप दुश्मन मुल्क के लीडर्स को नहीं मारते, नंबर 1, और दुश्मन मुल्क के लोगों को नहीं कहते कि टेक ओवर कर लो, वो बोनस होता है आपका, अपनी स्ट्रैटेजी में नहीं आप शामिल करते कभी। ये नॉन स्टार्टर था, फॉल्टी था, और मैंने कहा था अमेरिका कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी फॉल्टी की है। पहले दिन मैंने अर्ज किया था। आज देख लें वही हुआ है कि उन्होंने लीडरशिप भी एलिमिनेट की, उसको उन्होंने वैक्यूम फिल भी कर लिया और रेजिस्टेंस भी कर रहे हैं, और लोग भी खड़े होने की बजाय, फॉर द टाइमिंग हो या लॉन्ग टर्म हो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोग हुकूमत के साथ खड़े हो गए। तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोर्स ही नहीं किया था कि ये एक्शंस ग्लोबल इफेक्ट होंगे। पूरी दुनिया, वियतनाम से लेके मलाक्का, लेके इंडोनेशिया, सिंगापुर, कोई जगह बचेगी नहीं जो मेरे इस एक्शन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस पर इफेक्ट नहीं होगा। सही। खालिद साहब, आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो अपना भरपूर दिफा करने का ईरानी फ़ौज ऐलान भी कर रही है, ख़बरदार भी कर रही है कि किसी भी नई जारियत की सूरत में जो जवाब है माजी से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। और इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं कि जो हमारे ज़्यादा मोहलिक हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो भी हमने निकाले नहीं हैं। अगर अमेरिका या इसराइल की तरफ से कोई दोबारा हमला हो जाता है बड़ा, तो ईरान के पास माजी से ज़्यादा सख्त जवाब देने के लिए किस किस्म की नई अस्करी सलाहियतें आप समझते हैं कि मौजूद हैं अब भी, जो कि अभी तक दिखाई नहीं गई? देखिए, अगर मैं एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्री इंशाल्लाह चंद दिनों में अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, उसमें मैंने यही अर्ज किया है कि ये F-35 कैसे मारा गया, हाउ द F-35 वाज हिट। F-35 को हिट करना इटसेल्फ बहुत बड़ा उनका कारनामा पहले भी था, और आपने नोट किया होगा 26 मई को भी उन्होंने दोबारा क्लेम किया है कि उन्होंने एक F-35 को भी हिट किया है और रीपर 9 जो ड्रोन है उसको हिट किया है। मैं आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए बताते चलूं कि ये शायद ड्रोन ईरानी ना समझें कि ये 10 से 15 हज़ार डॉलर का कोई ड्रोन होगा। ये बहुत ही महंगा सर्वेलेंस करता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है, और बड़ा एक्सपेंसिव ड्रोन है जिसको मारा है ईरानियों ने। तो ये वो कहते हैं कि हमने आर्श, एक नया मिसाइल उन्होंने बनाया, वो कहते हैं हमने इसको अब लॉन्च किया। ये 26 मई की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये उसको जब स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि ये एक न्यू एडिशन है उनके वेपन सिस्टम के अंदर, सरफेस टू एयर मिसाइल, जो उन्होंने ज्यादा एक्यूरेट है। तो इस तरह के उन्होंने ना सिर्फ नए लॉन्च किए हैं, बल्कि पिछले दिनों जो सीज फायर चल रहा है 2-2.5 महीने से, तो उसके दौरान उन्होंने एक रिवाइव भी किया है, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को दोबारा इंप्रूव किया है, कम बैक किया है, जो डैमेज हो गई थी उनको रिवाइव किया है। और सबसे बड़ी बात का हमें ज़हन में रखना चाहिए कि उन्होंने तमाम जो अपनी इंडस्ट्री बनाई हुई है डिफेंस की, वो बनाई ही अंडरग्राउंड बनाई है, बंकर्स के अंदर बनाई है, टनल्स के अंदर बनाई है। बॉम्ब प्रूफ नहीं है तो बॉम्ब रेजिस्टेंट जरूर है, इसीलिए आपने देखा वो कम बैक भी उन्होंने किया। तो उनके पास अभी भी ये पिछला सस्टेन करने के लिए भी जंग को, जो उनके वेपन्स की ऑप्शन थी, वो ही काफी है मेरा। सही। अच्छा खालिद साहब, कतर ने अपने हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों पर मुस्तकिल टोल टैक्स की मुखालफत की है, लेकिन आर्जी फीस की हिमायत की है। तो दबे अल्फाज में ओमान के बाद कतर भी ईरान की जो हम देख रहे हैं सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इंटरनेशनल लॉ तो नहीं कहता कि इस तरह के इंटरनेशनल वाटर के अंदर कोई लगाया जा सकता है, क्योंकि आप याद करें कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेट ऑफ मलाक्का पर लगाने की बात की थी कि हमारा इस पे इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और दुनिया ने उस पर मजाक भी किया था, और उसके बाद किसी ने उनको इस काबिल ही नहीं समझा था कि कमेंट किया जाए। ये इस ईरान अमेरिका जंग से पहले की बात है, उन्होंने ये प्रपोज किया था। स्टेट ऑफ मलाक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के पास एक छोटा सा पैसेज है, बहुत छोटा, जहां से दुनिया का 30% गुजरता है, स्पेशली चाइना से, जो साउथ चाइना सी से जो कार्गो और सारा आता है, वहां पर उसकी ट्रैकिंग होती है। अमेरिका ने वहां भी अपनी फोर्सेस भी रखी हुई हैं, क्योंकि वहां से भी वो ट्रैफिक चाहते हैं कि हमें पता हो कि क्या आ रहा है साउथ चाइना से।
तो ये इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने सिर्फ आइडिया दिया था और किसी ने मजाक के अलावा कुछ नहीं समझा था उसको कुछ अर्सा पहले। अब बिल्कुल। देखिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करके दिखा दिया, अब मजाक नहीं है, ये सीरियस है। और 26 फरवरी 27 फरवरी को इसी साल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था और मेरा नहीं ख्याल कि ईरानियों को खुद भी पता था कि हम इस इफेक्टिवली इतने कारगर तरीके से बंद कर सकते हैं। तो एक न्यू फाउंड लीवरेज जब ईरान को मिल गई है तो ईरान चाहता है कि बस उसकी मजीद कंपनसेशन मिले। अब वो नेगोशिएशन के तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह वो करेगा। बहुत सारी अमेरिका की डिमांड्स हैं जो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अनरियलिस्टिक हैं, तो वो इसे बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज करेगा। लेकिन आपने माहम बिल्कुल ठीक कहा कि वो इसको न्यू नॉर्मल बनाना चाहते हैं कि जनाब ये टेम्परेरी जो टैक्स है, टोल है, कुछ अरसा तक चले और उसके बाद दुनिया एक्सेप्ट कर ले और एक ग्राउंड रियलिटी बन जाए और फिर ईरान फिर थ्रेट करे क्योंकि काबिलियत साबित कर दिया कि मैं रोक सकता हूँ। तो आई थिंक इसको न्यू नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहता है ईरान। बिल्कुल सही। खालिद साहब, अमरीकी मीडिया के मुताबिक अगर दोनों फरीकैन मुतनाज़ा शिकों पर मान जाते हैं तो एक हफ्ते में मुआहदा होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मुज़ाकरात कतर में होने से क्या पैगाम दिया जा रहा है? स्पेशली क्या पाकिस्तान इस मामले से ज़रा पीछे हट रहा है? एक दिफाई माहिर के तौर पर आपकी असेसमेंट क्या है इस मामले में? नहीं, उज़ैर बुनियादी तौर पर ये कर रहे हैं कि देखिए आपने नोट किया होगा कि पहले हुआ था कि एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, फिर कहा गया कि ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन होगा, फिर कहा गया ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा। वो क्यों है? और फिर कहा इनिशियली 60 दिन की सीज फायर होगी। तो आप इन सारी डॉट्स को मिलाएं तो उसमें मुझे ये नजर आता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई मेजरेबल दिखाने को कुछ है नहीं, तो वो टाइम बाय कर रहे हैं। सही। फिर वो शक्ल चेंज करना चाहते हैं, एग्रीमेंट के लफ्ज को अंडरस्टैंडिंग में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि किसी वक्त भी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल सकती है। आसान होता है, एग्रीमेंट में बाइंडिंग होती है, एग्रीमेंट में ऑब्लिगेशंस होती है, ये कम से कम गारंटीज होते हैं। जो एमओयू होता है उसमें इस तरह नहीं होता, इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। आप एक रोड मैप डिसाइड करते हैं कि हम चलेंगे और रास्ते में आप कहें कि नहीं आपने ये कर दिया, और अमेरिका तो आपने ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। हम सब जानते हैं कि वो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशन खुद ही होते हैं। वो जिस दिन चाहते हैं वो समझते हैं कि हमें लगा कि ये ईरान ने बिट्रे किया। अभी जो ईरान की पोर्ट्स पर फायर किया तो क्या था वो सारा? उन्होंने कहा हमें लगा था कि ये हम पर हमला, ये ऐसे प्लानिंग हो रही थी तो हमने बंदरबाज पर हमला कर दिया। तो आई थिंक जज, ज्यूरी वो खुद ही रहे, तो वो टाइम बाय कर रहे हैं। कतर में करें या कहीं और करें, ये सिर्फ एक ऐसा इसको न्यू नॉर्मल बनाना चाहते हैं मेरी नजर में कि एग्रीमेंट हो भी लेकिन ना भी हो, क्योंकि वो अकाउंटेबल हो जाएंगे। जिस दिन वो अनाउंस कर देंगे कि ये एग्रीमेंट है, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में दानिश लाबी तो पहले ही बहुत चाह रही है कि इस तरह का एग्रीमेंट अमेरिकन ना करे, तो आई थिंक उनको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं मैं एग्रीमेंट नहीं कर रहा, इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, ताकि क्रिटिसिज्म ना हो। सही, यानी कि एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं एग्रीमेंट नहीं करना चाहते, ये भी सिचुएशन है और करना भी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का।